गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ माना जाता है और माना जाता है कि वैश्य समुदाय एकजुट होकर भाजपा को समर्थन देता है। लेकिन 2 बार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में ऐसा भी हुआ है जब वैश्य समुदाय के मतदाताओं ने मन बनाकर एकजुट होकर भाजपा के प्रत्याशियों को हराया है। पहली बार सन 2002 में वैश्य मतदाताओं ने एकजुट होकर भाजपा के 3 बार के विधायक बालेश्वर त्यागी को हराने के लिए वोट किया और कांग्रेस के सुरेंद्र गोयल को अपना समर्थन देकर उन्हें विधायक बनवा दिया। दूसरी बार 2012 में तो हद ही हो गई जब वैश्य समुदाय के मतदाताओं ने भाजपा के वैश्य समुदाय के ही प्रत्याशी अतुल गर्ग को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र बंसल को समर्थन दिया और उन्हें विधायक बनवा दिया। पूरा विवरण इस एपिसोड में दूंगा, साथ ही यह बताने की भी कोशिश करूंगा कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद होने वाले गाजियाबाद विधानसभा के उपचुनाव में विधायक बनने के लिए किसकी लॉटरी लग सकती है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को संपन्न हो चुका है और 4 जून को देश भर में चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। हम सभी जानते हैं कि भाजपा ने गाजियाबाद के मौजूदा विधायक अतुल गर्ग को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि अतुल गर्ग ये चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए यह भी तय है कि उसके बाद गाजियाबाद विधानसभा का उपचुनाव होगा। भाजपा के कई दावेदारों ने इसके लिए होमवर्क करना शुरू कर दिया है और बड़े बड़े नेताओं से संपर्क भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस में भी कुछ सुगबुगाहट है कि किसी तरीके से उपचुनाव में ही सही गाजियाबाद विधानसभा की सीट को हथिया लिया जाए। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1989 के बाद 2002 में कांग्रेस के हिस्से में यह सीट आई थी और उसके बाद से लेकर आज तक कांग्रेस एक बार भी जीत नहीं पाई है। और इस लोकसभा में जिस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो समाजवादी पार्टी तो आज तक एक बार भी गाजियाबाद विधानसभा सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस और सपा मिलकर भी चुनाव लड़ते हैं या इंडिया गठबंधन के रूप में भी गाजियाबाद विधानसभा का उपचुनाव लड़ा जाता है तो ये सीट कांग्रेस के ही पास जाएगी, क्योंकि 1989 और उससे पहले कई बार कांग्रेस प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। दोस्तों, जल्दी होने वाले गाजियाबाद विधानसभा के उपचुनाव के लिए किन किन लोगों की दावेदारी चल रही है, ये जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाला है। कई जानकारी आपको ऐसी दूंगा जो संभवतः आपने पहले नहीं सुनी होंगी। गाजियाबाद में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय यहां केवल 3 सीट थी, गाजियाबाद नॉर्थ ईस्ट, गाजियाबाद नॉर्थ वेस्ट और गाजियाबाद साउथ। 1952 के पहले चुनाव में गाजियाबाद नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस के विचित्र नारायण विधायक बने थे। उन्हें 24,095 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय भगवान दास 7,971 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। गाजियाबाद नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस के सरदार तेजा सिंह 19,558 वोट प्राप्त कर चुनाव जीते थे और 7,121 वोट प्राप्त कर निर्दलीय शंकर लाल दूसरे स्थान पर थे। गाजियाबाद साउथ से 13,602 मत पाकर कांग्रेस के बलवीर सिंह एमएलए बने थे और 6,297 मत पाने वाले सोशलिस्ट पार्टी के बलजीत सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। मित्रों, 1952 के बाद गाजियाबाद की तीनों सीटों के नाम बदल दिए गए। एक सीट गाजियाबाद शहर और दूसरी मोदी नगर की थी। तीसरी सीट का नाम सुनकर आप चौंक सकते हैं। तीसरी सीट डासना विधानसभा क्षेत्र थी। डासना जो आज एक गांव नुमा बहुत छोटा सा कस्बा दिखाई देता है और पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अंग्रेजों के समय में भी डासना का महत्व बहुत ज्यादा था, इसलिए आजादी के बाद दूसरे चुनाव में डासना विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। 1957 के चुनाव में गाजियाबाद से कांग्रेस के सरदार तेजा सिंह फिर विधायक बने। उन्हें 17,505 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनसंघ के पी चंद्रा 9,614 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे। दोस्तों, यहां आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी भी मैं देता चलूं कि भारतीय जनसंघ यानी आज की भारतीय जनता पार्टी का पुराना प्रारूप आजादी के बाद से ही गाजियाबाद में चुनाव लड़ता रहा है और उसके प्रत्याशी अच्छे मत प्राप्त कर कई बार दूसरे स्थान पर रहे हैं। 1957 के उस चुनाव में डासना विधानसभा सीट भी कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दूसरे स्थान पर रहने वाले बलजीत सिंह से उनके सिर्फ 84 वोट ज्यादा थे। कांग्रेस के मोहम्मद अली खान को 26,845 और निर्दलीय बलजीत सिंह को 26,761 वोट मिले थे। दोस्तों, 1957 के इस चुनावी रिजल्ट पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं ये करना चाहूंगा कि आजादी के तुरंत बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनौती देने में निर्दलीय प्रत्याशी तक सक्षम थे और कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम मतदाता भी
निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन करते थे। यही कारण रहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र डासना से निर्दलीय प्रत्याशी बलजीत सिंह सिर्फ 84 मतों से हारे थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं वो दिलचस्प बात आपको बता दूं जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है कि भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गाजियाबाद के वैश्य मतदाताओं ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एकजुट होकर वोट डाले हैं। 1991, 1993 और 1996 के 3 विधानसभा चुनाव में लगातार जीतने वाले भाजपा के बालेश्वर त्यागी 2002 विधानसभा चुनाव में वैश्य समुदाय की तथाकथित नाराजगी के चलते चुनाव हार गए थे। दरअसल उस चुनाव में कांग्रेस ने वैश्य समुदाय के सुरेंद्र गोयल को प्रत्याशी बनाया था। गाजियाबाद के वैश्य समुदाय ने बालेश्वर त्यागी के स्थान पर अपने समुदाय के सुरेंद्र गोयल को विधायक बनाने का मन बनाया। मतदान से कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाहें उड़ा दी थी कि बालेश्वर त्यागी ने वैश्य समुदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी की है। इसके बाद देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया और बेहद लोकप्रिय नेता होने के बावजूद बालेश्वर त्यागी लगभग 4000 मतों से उस चुनाव को हार गए थे। कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल को 64,760 और भाजपा के बालेश्वर त्यागी को 60,234 वोट मिले थे। दोस्तों, यहां एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करता चलूं कि उस समय वैश्य समुदाय के मतदाताओं ने अपने समुदाय के सुरेंद्र गोयल को विधायक जरूर बना दिया था और सुरेंद्र गोयल भी बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक व लोकप्रिय नेता थे। लेकिन उस चुनाव के बाद बालेश्वर त्यागी कभी चुनावी राजनीति में नहीं लौट पाए और बालेश्वर त्यागी के रूप में प्रदेश और देश को एक बड़ा नेता मिलने की संभावनाओं पर हमेशा के लिए विराम लग गया। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बालेश्वर त्यागी का नाम बेहद ईमानदार विधायक के रूप में लिया जाता था। वो मंत्री होने के नाते मिलने वाले सरकारी खर्च को भी नहीं लेते थे। इस बात को लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती थी और बालेश्वर त्यागी के साथ साथ गाजियाबाद शहर का भी सम्मान बढ़ता था। गाजियाबाद के वैश्य मतदाताओं ने दूसरी बार 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को झटका दिया था और अपने ही समुदाय के अतुल गर्ग को दरकिनार करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुरेश बंसल को चुनाव जितवाने में अहम भूमिका निभाई थी। बंसल को 64,485 और अतुल गर्ग को 52,364 वोट मिले थे। वो अतुल गर्ग का पहला चुनाव था। उसके बाद वो लगातार 2 बार गाजियाबाद विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए और अब भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशी भी उन्हें बनाया है। दूसरी तरफ सुरेश बंसल का वो दूसरा चुनाव था। उससे पहले 2007 में वो भाजपा के सुनील शर्मा से हार चुके थे। सुरेश बंसल बेहद सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। संभवतः इसीलिए वैश्य समुदाय ने एकजुट होकर उनका साथ दिया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैश्य समुदाय के मतदाता 2 बार भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशियों को विधायक बनवा चुके हैं। यह बात मैंने क्यों बताई। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद गाजियाबाद विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसमें इस इतिहास का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। इस उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत से लोग टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें वैश्य समुदाय के नेता भी हैं। वास्तविकता यह है कि इस समय गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल वैश्य समुदाय से है, एमएलसी दिनेश गोयल वैश्य समुदाय से हैं, राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल वैश्य समुदाय से रहे हैं और अब लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग भी वैश्य समुदाय से हैं। ऐसे में गैर वैश्य समुदाय के लोगों की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है कि यह टिकट उन्हें मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है और कांग्रेस वैश्य समुदाय के प्रत्याशी को मैदान में उतार देती है तो गाजियाबाद विधानसभा का उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प और कांटे का हो सकता है। कांग्रेस वैश्य समुदाय से किस व्यक्ति को टिकट देगी वो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, लेकिन सुरेंद्र प्रकाश गोयल के बेटे सुशांत गोयल के रूप में उनके पास एक अच्छा संभावित प्रत्याशी है। ये वही सुरेंद्र गोयल है जिन्होंने 2002 में वैश्य समुदाय का समर्थन प्राप्त करके 3 बार के विधायक बालेश्वर त्यागी को पराजित किया था। सुरेंद्र गोयल का राजनीतिक सफर गाजियाबाद में फर्श से अर्श तक का रहा है। वो पहले नगर पालिका के सभासद रहे, फिर कई बार नगर पालिका के चेयरमैन रहे, फिर विधायक बने और उसके बाद 4 बार के सांसद भाजपा के रमेश चंद्र तोमर को पराजित कर गाजियाबाद के सांसद भी बने। दुर्भाग्य से कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया। हालांकि सच है कि उनके बेटे सुशांत गोयल राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहते, लेकिन मित्रों यह भी सच है कि गाजियाबाद में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं भी नहीं है। इतना जरूर है कि वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में आते जाते रहते हैं, नजर आते रहते हैं।
अगर कांग्रेस सपा के गठबंधन के बीच ये सीट सपा के पास चली जाती है तो समाजवादी पार्टी में अभिषेक गर्ग एक अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं। वो मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं। सुरेश बंसल की तरह वो भी सरल और सहज स्वभाव के हैं। उपचुनाव में वैश्य मतदाता भाजपा का मोह त्याग कर उनकी या सुशांत गोयल की तरफ आकर्षित होकर चुनाव को खासा दिलचस्प बना सकते हैं। मित्रों, कांग्रेस में विजेंद्र यादव और विजय चौधरी दो ऐसे नाम और भी हैं जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गाजियाबाद शहर में कांग्रेस के झंडे को थाम रखा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से गाजियाबाद विधानसभा के उपचुनाव में टिकट पाने के लिए बहुत से लोग प्रयासरत हैं। मुझे एक संभावना यह भी दिख रही है कि भाजपा कोई चौंकाने वाला नाम लेकर आ सकती है, क्योंकि ये उपचुनाव है, इसमें हार जीत का कोई फर्क उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए भाजपा किसी अलग समुदाय के मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए कोई नया नाम भी लेकर आ सकती है। सीधे शब्दों में कहूं तो भाजपा कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है। जहां तक वैश्य समुदाय के दावेदारों की बात है तो मयंक गोयल, विजय मोहन, पवन गोयल और अशोक गोयल के नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। पिछड़े समुदायों की बात करें तो सत्येंद्र चौधरी और पूर्व एमएलसी प्रशांत चौधरी के नाम भी चर्चाओं में हैं। सत्येंद्र जाट समुदाय से और प्रशांत गुर्जर समुदाय से हैं। गुर्जर समुदाय के वरिष्ठ नेताओं में एक नाम पृथ्वी सिंह कसाना का भी है, जिनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें आज तक पार्टी ने उनके कद के अनुरूप कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। गुर्जर समुदाय में हातम सिंह नागर और डॉक्टर अशोक नागर के नाम भी चल रहे हैं। इसके अलावा मित्रों एक चर्चा और भी है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव में राजपूत समुदाय की नाराजगी को देखते हुए गाजियाबाद विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा किसी राजपूत प्रत्याशी को उतार सकती है। उसमें एक नाम क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया का है। भाजपा के कुछ अंदरूनी सूत्र ये भी बताते हैं कि जिस तरह से जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया है, उन्हें थोड़ा राहत देने के तौर पर उनकी बेटी मृणालिनी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। हाल ही में जनरल वीके सिंह ने जिस तरह से गाजियाबाद में अपना जन्मदिन मनाया है और हजारों लोग उसमें शामिल हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि जनरल वीके सिंह भी इस बात को लेकर आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हो सकते हैं। पूर्व सांसद रमेश चंद्र तोमर अपने या अपने बेटे के लिए प्रयास कर सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक मोंगा का नाम भी तेजी से चल रहा है। कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में पंजाबी समुदाय भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस समुदाय को भाजपा ने कभी टिकट नहीं दिया है। हाल ही में सपा के प्रदेश महासचिव और गाजियाबाद निवासी पंकज शर्मा को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा में शामिल किया है। उन्हें भाजपा के एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, भाजपा नया एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है, तो हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम भी हमें सुनने को मिल जाए। दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत में मैं 1952 और 1957 के चुनाव परिणाम के बारे में आपको बता चुका हूं। अब संक्षिप्त में उसके बाद के इतिहास का विवरण आपको देता हूं। 1962 में गाजियाबाद का चुनाव तीसरी बार कांग्रेस के तेजा सिंह ने जीता और जनसंघ के ईश्वर दयाल सिर्फ 2000 मतों से हार गए थे। कांग्रेस के विजय रथ को 1967 में प्यारेलाल शर्मा ने रोक दिया और यहां से प्यारेलाल शर्मा का राजनीतिक युग शुरू हुआ। उन्होंने सिर्फ समाज सेवा और लोकप्रियता के बूते पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए मैदान को फतेह किया। भारतीय जनसंघ के आर सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर प्यारेलाल शर्मा कांग्रेस के आफताब अली को हराकर विधानसभा में पहुंचे। 1974 में प्यारेलाल शर्मा कांग्रेस के टिकट पर जीते। उन्होंने भारतीय जनसंघ के बलदेव राज शर्मा को पराजित किया। दोस्तों, इमरजेंसी के बाद 1977 में चुनाव परिणाम क्या रहा उसे बताने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि गाजियाबाद की राजनीति में प्यारेलाल शर्मा का परिवार ऐसा रहा है जिसके 2 सदस्य 6 बार प्रदेश विधानसभा में पहुंचे हैं। 3 बार खुद प्यारेलाल शर्मा जीते और 3 ही बार उनके बेटे सुरेंद्र कुमार मुन्नी गाजियाबाद से विधायक चुने गए। अब बात करते हैं इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनाव की, जिसमें कांग्रेस के प्यारेलाल शर्मा जनता पार्टी के राजेंद्र चौधरी से चुनाव हार गए थे। सिर्फ 324 मतों से चुनाव जीतने वाले ये वही राजेंद्र चौधरी हैं जो आजकल आपको सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दिखाई देते हैं। इससे पहले वो मुलायम सिंह यादव के साथ भी नजर आते थे। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें यूपी एग्रो का अध्यक्ष बनाकर मंत्री का दर्जा भी दिया था। राजेंद्र चौधरी एक फक्कड़ स्वभाव के नेता माने जाते हैं। मित्रों, उसके बाद 1980 में प्यारेलाल शर्मा के बेटे सुरेंद्र कुमार मुन्नी कांग्रेस अर्स के टिकट पर चुनाव जीते। ये वो समय था जब कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी, कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस अर्स।
लगभग 600 मतों के अंतर में उन्होंने कांग्रेस इंदिरा के प्रत्याशी सतीश शर्मा को हराया था। ये वही सतीश शर्मा हैं जो बाद में अनूप शहर से चुनाव जीतकर कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। 1985 में कृष्ण कुमार शर्मा यानी के शर्मा कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और उन्होंने उस समय के भाजपा के मजबूत नेता दिनेश चंद्र गर्ग को लगभग 1100 मतों से हरा दिया था। आपको बताता चलूं कि दिनेश चंद्र गर्ग बाद में लगातार 10 वर्ष गाजियाबाद के मेयर बने, 2 बार गाजियाबाद के विधायक रहे और इस समय के लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग दिनेश चंद्र गर्ग के ही बेटे हैं। 1989 में सुरेंद्र कुमार मुन्नी कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। उन्होंने भाजपा के बालेश्वर त्यागी को हरा दिया था। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1991, 1993, 1996 में लगातार 3 बार बालेश्वर त्यागी गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2002 में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल के चुनाव जीतने और बालेश्वर त्यागी के हारने की जानकारी भी मैं आपको विस्तार से दे चुका हूं। 2007 में भाजपा के सुनील शर्मा बसपा के सुरेश बंसल को हराकर गाजियाबाद के विधायक बने। ये वही सुनील शर्मा है जो उसके बाद लगातार 2 बार साहिबाबाद से विधायक बन रहे हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। 2012 में बसपा के सुरेश बंसल के जीतने और भाजपा के अतुल गर्ग के हारने के कारणों पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। मित्रों, 2017 में बसपा के सुरेश बंसल को हराकर अतुल गर्ग ने राजनीतिक बदला लिया और वो गाजियाबाद के विधायक बने। उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी बनाया गया। 2022 में अतुल गर्ग लगातार दूसरी बार गाजियाबाद के विधायक बने। अब उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ही गाजियाबाद विधानसभा के उपचुनाव की परिस्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा इस बारे में अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।